Vajiraman Ravi has been still there even during my mains preparation, during both my attempts 2023-24. I started my preparation in 2018 here as a foundation batch student, and finally I'm again back here 6 years later. The life has come full circle finally. I post-graduated actually in year 2018. After that, I came to Vajiraman Ravi, as the name has always been there, where I was completely clueless कि क्या करना है क्या नहीं. And that year, I think ये join किया test series मैंने, and we had those regular feedback sessions. GS we had GS. I was enrolled for the GS thing. I had that regular feedback session after every copy that was checked. We had those mentoring sessions going on. So उससे पता चलता था what is wrong, where I should add on, what is the changes I need to make, etc. So it went like that, and I really scored good in GS last year. Also, it was 435 marks in GS 1, 2, 3, 4. हेलो एवरीवन, मेरा नाम शाम आरगी चिराग है। मैंने यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2024 में ऑल इंडिया रैंक 4 सिक्योर किया है। ये मेरा 5th अटेम्प्ट था और मेरा 2nd इंटरव्यू था। मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है एंड माय एजुकेशनल बैकग्राउंड इज कंप्यूटर साइंस इंजीनियर फ्रॉम एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अहमदाबाद। नाउ फर्स्टली I'd like to say कि I'll be sharing my strategy for all the 3 stages, that is prelims, mains and interview. Secondly, I've only prepared from home. I went to Delhi 2 महीने के लिए during my 2022 mains attempt. But apart from that, मैंने सिर्फ घर से तैयारी की है with all the online resources that I had. So बात करें सबसे पहले कि 5 attempts में मेरी क्या जर्नी रही, तो मैंने पहला अटेम्प्ट दिया था 2020 जस्ट आफ्टर माय ग्रेजुएशन, एंड दैट बीइंग अ कोविड ईयर, दैट वाज नॉट अ वेरी साउंड स्टेट ऑफ मेंटल हेल्थ दैट आई हैड. आई बिलीव वो बहुत सारे एस्पिरेंट्स का सिमिलर होगा. तो वन टेक अवे मैं आपको यहाँ से ये रेकमेंड करना चाहूंगी कि अगर आप जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं और आपने प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी नहीं की है बिफोर अटेम्प्टिंग योर फर्स्ट मतलब बिफोर गिविंग योर फर्स्ट अटेम्प्ट, प्लीज डू. ग्रेजुएशन के तुरंत बाद पहला अटेम्प्ट देना मैं रेकमेंड नहीं करूंगी अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस. अगर किसी ने इतनी इनफ तैयारी कर ली है ड्यूरिंग द कॉलेज इयर्स तो वो डेफिनेटली दे सकते हैं, लेकिन आई वाज नॉट दैट वेल इक्विप्ड. सेकेंडली व्हाट आई लाइक टू से इज 2020 और 2021 में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था. 2022 में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था बोथ सिविल सर्विसेज एंड IFOS, एंड आई गॉट टू राइट माय फर्स्ट मेंस. बट आई वाज नॉट वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर मेंस क्योंकि मैं प्रीलिम्स पे इतना फोकस्ड थी बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैं 2 बार प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाई थी, तो मेरा मेंस छूट गया. तो वो 3 महीने में मेंस प्रिपेयर करना, नोट्स कंसोलिडेट करना और उसे पेपर में एक्सप्रेस कर पाना इज वेरी डिफिकल्ट. सो आई लाइक टू से प्लीज फोकस ऑन प्रीलिम्स एंड मेंस बिफोर गिविंग योर अटेम्प्ट्स. आपका ऑप्शनल अच्छे से तैयार करें, आपका GS नोट्स अच्छे से तैयार कर लें बिफोर यू गिव योर अटेम्प्ट. 2023 में आई वाज able to clear the mains examination and I reached the personality test stage, but I was not able to clear that stage, and again within a month I had to give my prelims from the beginning. तो ये जर्नी काफी लंबी रही है मेरी of 5 attempts, and I am often asked the question that what was your biggest hurdle, prelims, mains or interview. Now I cannot give a definitive answer because जब भी जो stage clear नहीं होता है ना वो आपको difficult लगता है. जैसे पहले 2 अटेम्प्ट्स में मुझे लगता था कि प्रीलिम्स सबसे डिफिकल्ट फेज है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग फिल्टर आउट हो जाते हैं और मेंस लिखने का मौका चुनिंदा लोगों को मिलता है, तो उसमें आपका सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कंपेयर टू प्रीलिम्स. बट जब मेंस लिखा वो 9 पेपर्स एक साथ लिखने बहुत डिफिकल्ट होते हैं. आपका हाथ दुखता है. एथिक्स के पेपर तक आते आते यू रियलाइज दैट आप अभी फिजिकली ऑलमोस्ट इनएडिक्वेट हो वो उसके बाद कोई भी एग्जाम लिखते हुए. एंड आई स्पेसिफिकली रिमेम्बर माई सेल्फ टेलिंग माई फ्रेंड कि बस इसके बाद अब मैं मेंस नहीं लिख सकती. एंड इन 2023 अगेन आई हैड टू राइट माई मेंस. आफ्टर दैट जब मैंने क्वालिफाई किया और मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ तब मुझे लगा कि वाओ, मेंस में आप अच्छा परफॉर्म कर भी लेते हो, तो अगर आप बोल नहीं सकते अच्छे से या अगर आपने डिस्कशंस नहीं किए या आपका कंटेंट इतना अच्छा नहीं है, आर्टिकुलेशन इतनी अच्छी नहीं है, तो आप कैसे सिलेक्ट होंगे. एंड तब मुझे लगा कि इंटरव्यू बहुत डिफिकल्ट होता है. अब जब मैंने तीनों स्टेजेस क्लियर कर ली, मुझे आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट फैक्ट, वन. एंड सेकेंडली मुझे लगता है कि द चैलेंज इज येट टू बिगिन. ये जब हम एस्पिरेंट साइड पे होते हैं हमें लगता है और हमें बोला भी जाता है कि वंस यू क्लियर दिस एग्जामिनेशन
your life is going to be brilliant. But now that I've just stepped on the other side, I see the challenges in front of me. मुझे दिख रहा है कि अभी ये जो जर्नी है, ये नई जर्नी की शुरुआत है, जहां पे चैलेंजेस और डिफिकल्टीज जो हमने एग्जामिनेशन में फेस किए थे, वो हमें बहुत छोटे लगने लग जाएंगे, राइट? सो हर एक स्टेज डिफिकल्ट है और इजी है ड्यू टू इट्स वेरी डिफरेंट डिमांड्स. नाउ कमिंग टू द डिफरेंट डिमांड्स ऑफ एवरी स्टेज, व्हाट प्रीलिम्स डिमांड्स इज आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो ब्रेड्थ में कवर करें, वो विड्थ में कवर करें. आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स के बारे में एक अवेयरनेस होनी चाहिए, आई कैन से, कि जहां पे आप ब्रेड्थ ज्यादा कवर कर रहे हैं या विड्थ ज्यादा कवर कर रहे हैं. सेकेंडली, यू नीड अ प्रेजेंस ऑफ माइंड ड्यूरिंग दोज 2 hours. थर्डली, आपको पेपर को एग्जामिनेशन हॉल में एनालाइज नहीं करना है कि पेपर मॉडरेट है, टफ है या इजी है. डू नॉट गो इन दैट एनालिसिस मोड ऑफ द क्वेश्चंस इन द एग्जाम हॉल इटसेल्फ. Just take one answer at a time or one question at a time. Attempt it if you know it. Do not attempt it and leave it if you do not know it. And do not analyze कि मुझे ये नहीं आ रहा तो मैं पेपर कैसे क्वालिफाई करूंगा. वो हो जाएगा, ठीक है. कमिंग टू द डिमांड ऑफ मेंस, मेंस की डिमांड है ज्यादा डेप्थ, ज्यादा एनालिसिस, ज्यादा आइड से एनालिटिकल स्किल्स चाहिए विथ योर आर्ग्यूमेंट्स बैक्ड अप विद डेटा. अब जो डेटा बैकअप होता है या जो आर्ग्यूमेंट्स फ्रेमिंग होता है वो आपके आंसर राइटिंग से आता है. तो एक्सटेंसिव प्रैक्टिस फॉर मेंस इज द डिमांड. एंड थर्डली, इंटरव्यू स्टेज पे डिमांड है कि आप ज्यादा से ज्यादा बोलें, ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंटरेक्ट करें और नए नए पर्सपेक्टिव्स को जानें, ताकि आप एक ही सिचुएशन को, आप एक ही क्वेश्चन को डिफरेंट डायमेंशन से एनालाइज कर पाए. अब ये बहुत समराइज्ड वर्जन था of every single stage. Now we'll take one stage one at a time and address answers specific to that stage. Now for prelims examination, some tips that I'd like to give is, firstly, आपके resources जो standard resources हैं, प्लीज उन्हें इग्नोर ना कीजिए. जैसे लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी या स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री या एनसीईआरटीज फॉर ज्योग्राफी, एनसीईआरटीज फॉर एनवायरमेंट. Some people also say PMFIAS for environment, although I wasn't able to refer to that and I refer to Shankar IAS for that. Science and technology, focus on current affairs, या फिर history हो गया, ancient history, the themes books that are present. अब इन सब्जेक्ट्स जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स को हैं, प्लीज प्लीज इग्नोर नहीं करें. हर एक इंडिविजुअल की अपनी ओन स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस होती हैं. आई अंडरस्टैंड, किसी की स्ट्रेंथ होती है करंट अफेयर्स और किसी की स्ट्रेंथ होती है स्टैटिक. पर्सनल एक्सपीरियंस से I'd say static was my strength. Subjects like polity, modern history, economy was where I gave the most accurate correct answers. अब इकोनॉमी में जैसे इट इज अ स्टैटिक सब्जेक्ट इन द सेंस कि उसमें बहुत कंसेप्ट्स हैं, और जब आप कंसेप्ट्स को एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं ना, फिर आपको कंटिन्यूअसली उसे रिवाइज करने की या उसे मेमोराइज करने की जरूरत नहीं होती है, राइट? सो वन टिप वुड बी टू कीप योर रिसोर्सेज वेरी लिमिटेड. Do not ignore the standard resources that are already given, and thirdly, do not ignore static, right? Now shifting our focus on current affairs. मैंने current affairs के sources बहुत change किए हैं. Initial पहले 2 attempts में I referred to PT 365 as my current affairs source. Then I shifted focus to Forum IAS, classes for current affairs for both prelims as well as mains, and those classes were conducted by Dipin sir, and I would like to take this opportunity to be grateful to Dipin sir, क्योंकि उनका जो analysis होता था of current affairs, the crisp notes that he provided especially for prelims were the ones that helped me glide through those current affairs questions in prelims. Thirdly, current affairs और static के अलावा कुछ questions होते हैं जो उसके mix होते हैं, जहां पे आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं पता होती है एंड यू हैव टू टेक एन एजुकेटेड गेस. सो विद दैट आई वुड कम टू द इम्पोर्टेंस ऑफ गिविंग मॉक और अटेम्प्टिंग क्वेश्चंस. मैंने 2020 और 2021 में हाफ लेंथ और फुल लेंथ टेस्ट जो थे वो दिए थे, लेकिन 2022 में आई शिफ्टेड माई फोकस एंड माई फ्रेंड रिकमेंडेड टू मी SFG प्रोग्राम ऑफ फॉर्म IAS. I was very diligent in giving those tests. मैं उसका जो रोज का शेड्यूल था वो I tried to follow it to the T. I could not follow it on some days, but I did give my level best कि मैं रोज वो अटेम्प्ट करूं. सेकेंडली, SFG के जो टेस्ट जो 7 बजे हो जाते थे मॉर्निंग में एंड इट कंटिन्यूड,
I have given almost I can say 70 to 75% of the tests if I remember accurately, and I gave both level 1 and level 2 of SFG. That helped me immensely in the sense कि मैं इतने सारे questions के across I came across so many questions that जो भी questions मुझे नहीं भी आते थे उसमें मुझे educated guess कैसे लेते हैं वो practice cultivate हुई, और वो practice जो होती है वो momentum build करती है आपके final prelims के लिए भी, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट मॉक्स की अगर हम बात करें तो मैंने विजन का अभ्यास दिया था इन 2022, 23 एंड 24 एज वेल। अभ्यास इज वेरी इंपॉर्टेंट इन गेजिंग कि आपका फाइनल डी डे पे क्या माइंडसेट होना चाहिए, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना होना चाहिए। आई अंडरस्टैंड दैट सी साइड के पेपर तक आते आते दोपहर होती है, जिसने खाना खाया है, यू फील स्लीपी और योर माइंड फील्स सो एग्जॉस्टेड फ्रॉम ऑल द जीएस क्वेश्चंस दैट यू अटेम्प्टेड कि सी सैट में वी फील अ लिटिल लेथार्जिक। तो वो जो एक्सपीरियंस था उसने मुझे समझाया कि ठीक है लेथार्जी आएगी तो उसे एड्रेस कैसे करना है एंड हाउ टू बी एज एक्टिव इन सीसेट एज यू वर इन जीएस। जीएस बिकॉज वो 11 to 1 में होता है, जीएस पे फोकस भी ज्यादा होता है, तो जीएस आप अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन सीसेट में सीरियसनेस कम नहीं होनी चाहिए इज व्हाट माय टेक अवे वाज फ्रॉम द अभ्यास टेस्ट। ओके नाउ एलिमिनेशन टेक्निक की बहुत बात होती है कि एलिमिनेशन कर सकते हैं, लेकिन जैसे यूपीएससी के पेपर पैटर्न इवॉल्व हुए हैं विद द यू नो द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बीइंग ओनली वन, ओनली टू और ओनली थ्री स्टेटमेंट्स, दैट मेक्स इट मोर डिफिकल्ट टू एड्रेस, राइट। तो एलिमिनेशन अब काम करेगा या नहीं करेगा उस पर ओवर रिलायंस ना रखें, क्योंकि यूपीएससी अपना पेपर पैटर्न चेंज कर रहे हैं, तो आप भी अपनी स्ट्रैटेजी को उसी तरह से इवॉल्व कीजिए। जब भी आपको मेरा जैसे प्रीलिम्स 2020 और 2021 में जब नहीं हुआ, आई एनालाइज माई सेल्फ ऑन दो सब्जेक्ट्स कि कहाँ मेरे सब्जेक्ट्स रुक रहे हैं, कहाँ स्टैटिक में मैं इंप्रूव कर सकती हूँ और करंट अफेयर्स को कैसे मैनेज कर सकती हूँ, बिकॉज करंट अफेयर्स इज अ वेरी वाइड एरिया। सारे सब्जेक्ट्स में करंट अफेयर्स आपको कवर करने होते हैं एंड आई डू नॉट एक्सपेक्ट कि हर एक इंसान को हर एक इवेंट का हर एक डेप्थ मालूम होगा, तो वहां पे एक एडुकेटेड गेस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आप मॉक टेस्ट से वो प्रैक्टिस कल्टीवेट कर सकते हैं। अब जो मैंने मिस्टेक की होगी मेरे फर्स्ट प्रीलिम्स अटेम्प्ट में दैट आई वुड लाइक अदर्स टू अवॉइड इज, जैसे मैंने बोला कि पेपर को एनालाइज एग्जाम हॉल में ना कीजिए। 2020 में देयर वर अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द साइड ऑफ एग्रीकल्चर एंड जो फर्स्ट अटेम्प्टर्स थे लाइक मी, they were very scared in the paper itself कि ओहो इतने एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस, इतनी तो पढ़ाई हमने की ही नहीं है, एंड इन दैट मोमेंट वी माइट हैव लेफ्ट अ लिटिल बिट ऑफ लॉजिक बिहाइंड। दिमाग बंद कर लिया होगा कि लॉजिक भी लग सकता है और जैसा ये दिख रहा है अगर उसे हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये लॉजिकली आंसर किया जा सकता है इवन विदाउट दैट स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट एग्रीकल्चर। तो प्लीज जब आप एग्जाम हॉल में जाएं आपके दिमाग को एकदम खुला रखें, ये ना सोचे कि मैंने याद यही किया था और अब इसके सिवा मुझे कुछ नहीं आता। आपने बहुत कुछ पढ़ा है, कुछ कहीं न्यूज़पेपर में पढ़ा है, कुछ सुना है, कुछ मूवीज देखी हैं, उसमें कुछ फैक्ट सुना है, वो सब कुछ उस टाइम पे आपके माइंड में डिस्पोजल पे रखिए, और जहां से भी आपको जो भी कंटेंट या जो भी नॉलेज आपने गेन किया है वो याद आता है, उसको प्लीज उस क्वेश्चन के एनालिसिस में और उसके एडुकेटेड गेस में प्लीज इनकॉर्पोरेट कीजिए। दैट इज वन थिंग आईड लाइक टू से। मेरे रिसोर्सेज जैसे मैंने बोला बहुत लिमिटेड थे। ऑल्सो द टेस्ट सीरीज मैंने नहीं की थी फ्रॉम मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स, आई ओनली डिड इट फ्रॉम अभ्यास एंड आई गिव एसएफजी फ्रॉम फॉरम आईएएस, दोज वर माय मेन सोर्सेज जिसकी मैंने टेस्ट सीरीज लिखी है। नाउ हैविंग टॉक्ड अबाउट प्रीलिम्स का बस यही मेरा मोटो था बोलने का कि प्रेजेंस ऑफ माइंड और काम एंड साउंड माइंड would be the way to go apart from all the resources and apart from all the studies that you have done that all the other aspirants do. Now coming to the next stage, that is mains. Mains is much more rigorous than prelims once when you get to it. प्रीलिम्स सबसे डिफिकल्ट लगता है जब तक आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता है, क्योंकि जब आप नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचते हैं तब आपको रियलाइज होता है कि वाओ मेंस में 9 पेपर्स देने हैं। वील गो पेपर वाइज एंड आई डिस्कस माय रिसोर्सेज पेपर वाइज। एसे में I was not very good with essays, and when I wrote my first mains in 2022, I had only written 3 essays before that. I did not have a flow. I did not have those examples which are not cliched, which makes your essay unique. I did not have that understanding.
तो जब 2023 में आई did focus myself on essay, and I took the guidance of Piyush sir in IAS Mentor Circle, which is a group on channel on Telegram. I would say that sir ने मुझे बहुत help किया वो flow बनाने में. And in my 2024 attempt, that gratitude I would like to express for Faris sir, whose essay edge program was very very pivotal and very very instrumental in bringing my essays to the way it were in my 2024 attempt. He showed all the individuals that they have a different, and everybody has a different and unique style of writing. You cannot simulate or emulate the writing style of others. You can only incorporate जो बाकियों ने किया है, वहां से examples आप उठा सकते हैं, वहां से arguments आप उठा सकते हैं, data आप उठा सकते हैं, लेकिन किसी की कॉपी टू कॉपी स्टाइल आप नहीं कर सकते हैं, और वो आप करने की कोशिश भी ना करें, क्योंकि दैट विल अपीयर वेरी मैकेनिकल. तो ऐसे में जो आपको ध्यान रखना है वो यही है कि आपके एसेज मैकेनिकल नहीं होने चाहिए, यूनिडायरेक्शनल नहीं होने चाहिए, डायमेंशंस बहुत ज्यादा होने चाहिए, और वो डायमेंशंस कल्टीवेट करने के लिए आपको प्रैक्टिस लगेगी. इन दिस 2024 अटेम्प्ट आई रोट ऑलमोस्ट if not more at least 6 to 8 essays, full length essays, मतलब जो दो करके लिखते हैं, and they were very very important in me understanding my shortcomings, कहाँ मुझे improvement की जरूरत है. रिसोर्सेज की बात करूं मैं ऐसे के लिए, तो मैंने स्पेसिफिक कोई रिसोर्स यूज नहीं किया था, मैंने मेंस का ही नॉलेज यूज किया था. सर्टेन कीवर्ड्स थे, पर्सुएसिव फ्रेजेस थे जो फरीद सर ने अपने बनाए थे, which were very very unique, and I was able to utilize them all in the essays that I wrote. So I would give kudos to the notes of Farid sir and the examples that he gave us. Now coming to GS1, GS1 में भी अगेन मैंने मेरे प्रीलिम्स के सोर्सेज पे बहुत रिलाई किया था. फॉर ज्योग्राफी आई रिलाइड ऑन माय नोट्स दैट आई मेड फ्रॉम एनसीईआरटी. फॉर हिस्ट्री आई यूज्ड माय नोट्स फ्रॉम स्पेक्ट्रम दैट आई हैड टेकन, एंड आई रिवाइज द समरी जो हर चैप्टर के बाद स्पेक्ट्रम में दी होती है. फॉर इंटरनेशनल लाइक द वर्ल्ड हिस्ट्री आई रिलाइड ऑन द एनसीईआरटीज अगेन, एंड छोटे छोटे नोट्स हर एक इवेंट के बारे में, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया, अमेरिकन रेवोल्यूशन हो गया. मोर इम्पोर्टेंट देन रिवाइजिंग द फैक्ट्स की इस डेट पे ये चीज हुई है, प्लीज एनालाइज कि क्यों और कैसे ये इवेंट हुई है और इसका इम्पैक्ट क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं. तो ये आपको शायद रेडीमेड किसी नोट्स में नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप किसी टेस्ट सीरीज का मॉडल आंसर देखते हैं जहां पे ये है, तो प्लीज उसे अपनी नोट्स में इनकॉर्पोरेट कीजिए. उसका एनालिसिस, किसी भी इवेंट का एनालिसिस ज्यादा इंपॉर्टेंट है in mains rather than remembering the facts. If you remember the facts, you would gain a 0.5. लेकिन अगर आपको इम्पैक्ट या कॉन्सिक्वेंसेज या उसका एनालिसिस नहीं पता है, तो वो थोड़ा सा आई थिंक डिफिकल्ट है आपका होलिस्टिक मेंस आंसर बनाने के लिए. ओके, अब कमिंग टू सोसाइटी, क्योंकि मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, तो मुझे इतना ज्यादा सोसाइटी के लिए अलग से प्रेपरेशन नहीं करना पड़ा. What I'd recommend is please use the keywords that are needed in society. मैंने कोई स्पेसिफिक अलग से रिसोर्स यूज नहीं किया था कि मैं आपको रेकमेंड कर पाऊं, बट स्मृति शाह मैम के कुछ लेक्चर्स हैं और कुछ नोट्स हैं which are very good for covering society for a person who does not have sociology as their optional. So I'd recommend them. And thirdly, society के answers again need a lot of depth, need a lot of examples from your daily life that you observe. तो जब भी आप कुछ देखते हैं आपके आसपास, तो प्लीज उसका एक मेंटल नोट बनाएं कि ये मैं यहाँ यूज कर सकता हूँ या वहां यूज कर सकता हूँ, और उसका रेलेवेंस जो है आप अपने सिलेबस के साथ इंटरकनेक्ट करने की कोशिश करें. नाउ कमिंग टू GS2, GS2 में पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस आर seen very seriously and taken very seriously, but we must not forget governance. Governance is also a very important topic of the GS2 paper. Having said that, polity के लिए again I relied very much on Lakshmikant. I have to mention here that मैंने Target UPSC से GS2 का एक कोर्स किया था in 2021. I am very sorry that I cannot recall the name of the faculty who took this course, but I'd recommend कि GS2 का कोर्स जब मैंने 2021 में किया था, वो सर के नोट्स were very very helpful in giving me the polity के specific keywords जो यूज करने होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, स्पेसिफिक आर्टिकल्स प्लीज ट्राई टू इनकॉर्पोरेट इन योर आंसर्स. वो आर्टिकल्स जो होते हैं वो आपका नॉलेज और आपकी डेप्थ दोनों दिखाते हैं, और आपकी स्किल टू इंटरकनेक्ट वो भी दिखाता है. तो जब आप आर्टिकल्स यूज करते हैं, स्पेशली दोज फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, फ्रॉम जुडिशियरी, पार्लियामेंट, DPSP,
वो सारे जो होते हैं वो आपका 0.5 0.25 आपके आंसर्स में एनरिचमेंट लाएंगे. नाउ कमिंग टू गवर्नेंस, गवर्नेंस के लिए मैंने विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल थोड़े से टॉपिक्स के लिए देखा था, एंड इन गवर्नेंस साइड आई हेवीली रिलाइड ऑन the answers that I wrote and the value addition that I got. Right, and thirdly international relations के लिए I have to mention here कि दिपिन सर की जो क्लासेस होती थी करंट अफेयर्स की at Forum IAS for mains, those helped a lot in making the answers more unique, more structured, more I'd say enriched. हर एक पॉइंट में कुछ ऐसी significant value ऐड करते थे सर के पॉइंट्स एंड नोट्स दैट आई कैन नॉट नेग्लेक्ट. आई वाज नॉट एबल टू इनकॉर्पोरेट देम इन माय 2022 के अटेम्प्ट बिकॉज I wasn't able to take that course. 2023 में और 2024 में दोनों में मैंने ये कोर्स को बहुत डिलीजेंटली फॉलो किया है एंड उसके कीवर्ड्स को मैंने बहुत डिलीजेंटली कोशिश की है अपने आंसर्स में इनकॉर्पोरेट करने की. सो थैंक्स टू दिपिन सर एंड हिज नोट्स एंड हिज कंटेंट कि मैं इंटरनेशनल रिलेशंस के मेरे हिसाब से अच्छे आंसर्स लिख पाई हूँ. Now coming to GS3, GS3 is a mix of a lot of topics and a lot of data. GS3 is heavily reliant on data, be it agriculture, be it environment, be it climate change, be it the peripheral topics like MSP है या subsidy है या PDS system है. इन सब में data बहुत important है. तो वो डेटा अगेन मुझे करंट अफेयर्स की क्लासेस जो थी फोरम की बाय दिपिन सर उधर से मिला. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो प्रीलिम्स में हम डेटा गैदर करते हैं फ्रॉम सोर्सेज लाइक इकोनॉमिक सर्वे या बजट और उसके डेटा पॉइंट्स बनाते हैं, प्लीज ट्राई टू इनकॉर्पोरेट देम इन योर आंसर्स. बात रही साइंस एंड टेक की या इंटरनल सिक्योरिटी. इंटरनल सिक्योरिटी की एक बुक है, आई कैन नॉट रिमेम्बर द नेम एग्जैक्टली, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट I think that book is very widely known in the community, so you will get the name from somewhere. But वो book मैंने follow की थी in my initial attempt और उसके बाद again I relied heavily on the questions that I had to answer in my mock tests और उधर से ही मैंने सारा value enrichment किया है. बात करें साइंस एंड टेक की तो साइंस एंड टेक में आई वुड लाइक टू क्रेडिट अमित सर फ्रॉम फॉरम आईएएस करंट अफेयर्स क्लासेस. उन्होंने बहुत स्ट्रक्चर्ड डेटा और कंटेंट दिया था टू राइट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहां पे आंसर्स का कंटेंट जो है वो बहुत अच्छे से साइंस और टेक्नोलॉजी के वेरी रेलेवेंट है. तो यू गेट द वेरी रेलेवेंट कीवर्ड्स एंड योर आंसर सीम्स मोर स्पेसिफिक रादर देन द जनरल आंसर्स दैट मल्टीपल स्टूडेंट्स वुड राइट. अब बात होगी GS3 की. GS4 is I can say one of my strong suits because in 2023 attempt I got nearly a 120 or 126, I do not remember correctly, and in 2022 attempt also I got over 100 marks in ethics. So ethics के लिए resources मैंने Red Book of Forum IAS, then Orient IAS की जो notes थी, अतुल सर के जो lectures थे वो follow किए थे in my initial attempt, and apart from that I wrote a lot of answers in ethics that helped me in understanding कि मेरे आंसर्स कैसे जा रहे हैं और मेरे आंसर्स में क्या रिफाइनमेंट की जरूरत है. अब एथिक्स में व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज नॉट जस्ट क्रैमिंग अप things or cramming up the keywords like in GS 1, 2 and 3. It is more about utilizing and understanding कि आपको इस keywords को कैसे creatively use करना है. I memorized all the dilemmas and all the morality के keywords, all the emotional intelligence के keywords during my preparation. But where to use it, how to use it was very important. Now, what differentiates your answers from other aspirants, especially during in the ethics paper, is the case studies. आप case studies को कितने empathy, कितने compassion और कितने pragmatism के साथ लिख सकते हैं, that could be a differentiator and a unique point in your answers. So, secondly, the section A, I believe, is very, very lengthy, and after you complete your case study section, it is very, very difficult to effectively and with the same content write the section A answers. But what tips I'd like to give is please give equal focus to section A the way you give to section B. केस स्टडीज जितना ही इंपॉर्टेंट है सेक्शन ए, सो प्लीज उसमें ट्राई करिए कि आप जो भी एग्जांपल्स लिख रहे हैं वो क्लीशेड नहीं है, कुछ यूनिक है, कुछ इंटरेस्टिंग है, कुछ रूटेड है इन द डेली लाइफ दैट यू सी. एंड apart from that, now coming to the optional, I've already discussed the strategy, and I want to emphasize on the importance of the qualifying papers of language.
क्योंकि बहुत से एस्पिरेंट्स होते हैं जो लैंग्वेज पेपर में शायद क्वालिफाई ना कर पाए इन दैट मदर टंग वाले पेपर में। सो प्लीज जब आपका मेंस चल रहा है उसमें जब आपका 5 दिन का ब्रेक मिलता है बिटवीन द जीएस पेपर्स एंड ऑप्शनल एंड लैंग्वेज, प्लीज ट्राई टू गिव एटलीस्ट 1 day or half a day according to the level of proficiency you have in your language, and give certain time to analyze the PYQs to understand क्या क्या questions आते हैं, and do read the regional newspapers for 1 or 2 days to cultivate that vocabulary. Now, as we've addressed the main strategy, let me come to test series and let me come to the mocks that I gave. So I wrote approximately 1,000 answers with GS and sociology combined. I started writing answers of sociology from 2020 and the GS answers from 2021. I did daily answer writing in 2021. In 2022, I wrote a hurricane program with SOMP group. Which is a mentorship group on Telegram, headed by Puneet sir right now. And that hurricane batch was very important for me because it helped me write answers in a time bound manner, जो कि बहुत लोगों की प्रॉब्लम होती है कि टाइमली कंप्लीशन नहीं हो पाता पेपर्स का। तो आई वुड लाइक टू से कि तीनों मेंस अटेम्प्ट्स जो थे उसमें आई वाज एबल टू कंप्लीट ऑल द पेपर्स विद इन टाइम एक्सेप्ट फॉर द 24 अटेम्प्ट जहां मैं एक क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाई थी GS1 में। सो द मेंटरशिप ग्रुप एंड द हरिकेन बैच हेल्प मी इमेंसली। डेली आंसर राइटिंग बहुत हेल्प करता है रादर देन ओनली द टेस्ट सीरीज। डेली आंसर राइटिंग पे आप रोज के रोज बेसिस पे वैल्यूएशन करते हैं, आपके आंसर्स को रिफाइन करते हैं। सो आई रेकमेंड टू ऑल द न्यू एस्पिरेंट्स कि इफ यू कैन प्लीज ज्वाइन अ डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम और एंड गेट देम इवैल्यूएटेड। इवैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उधर से ही आपको समझ में आएगा कि आपको कहाँ कहाँ रेक्टिफिकेशन की जरूरत है, आपको कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है। सेल्फ इवैल्यूएशन प्लीज इनिशियल स्टेजेस में ना करें क्योंकि आपको डिमांड ऑफ द क्वेश्चन और डिमांड ऑफ द आंसर पता नहीं है। तो आप वो इवैल्यूएशन अगर मॉडल आंसर के साथ बस मैच कर रहे हैं, दैट इज नॉट द करेक्ट वे टू गो, आई से। ओके, उसके बाद 2022 में मैंने IAS मेंटोर्स सर्कल के अंडर एक प्रोग्राम लिया था विच वाज द चेतक बैच, विच वाज अगेन सिमिलर टू द लाइंस ऑफ हरिकेन, जहां पे 1 घंटे में 7 क्वेश्चंस करने होते थे। नाउ दैट 80 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो 250 मार्क्स 3 घंटे में कंप्लीट करने हैं, सो 80 मार्क्स इन 1 hour, दैट वाज द गोल। एंड एवरी डे एट 9 PM आई यूज्ड टू सिट एंड आई यूज्ड टू राइट very diligently. I have done that in both the 22 attempt as well as the 23 attempt. 24 attempt में मैं इतना अच्छे से वो follow नहीं कर पाई थी because I had some limited time during my mains, and so that was the reason. But still, I have done that Chetak batch in every mains attempt that I've written. Now, coming to the evaluation part, evaluation is very important, and during this entire journey, I had my mentor Utkarsh Shukla sir, who is currently at Shriram's IAS. He has guided me through this entire journey of 5 years in refining my answers, in evaluating my answers, discussing my answers, और कहाँ कहाँ क्या क्या मैं वो आधा मार्क भी बढ़ा सकती हूँ. He has told me all the points there. Now that we have discussed the main strategy, let's come to the interview phase. Now interview phase is very different from the previous 2 phases that we have covered, because वहां पे पढ़ाई बहुत ज्यादा है और लिखाई बहुत ज्यादा है, और उन दोनों phases में हम बोलना कम करते हैं. Interview is all about talking, all about articulation, all about concise structuring of your answers, composed answers, and that calm demeanor, जो जिसपे हम ध्यान नहीं देते हैं during the first 2 stages. Now in 2023 and 2024, what helped me the most was peer discussions. Especially in 2024, I had a very good peer group that helped me frame my answers, that helped me enrich my content during the phase from January to April, as I had my interview in April. So those 4 months, I had a different group of aspirants and individuals who I was interacting with almost every day. And we did it very diligently. Apart from that, the Zoom sessions that were facilitated by Utkarsh sir at Shriram's IAS, those were very instrumental in giving us the perspective that we need to take while answering a question, and forming a balanced opinion while also having a strong opinion of ourselves. So, and apart from that, I took a lot of mocks. I gave almost 8 to 10 mocks at multiple various coaching institutions, and those helped me understand my personality better, helped me refine the small changes that I needed to make, like maintain a smile, or do not fidget with my hands, or let's say structure my answers better. Um,
focus on my content, focus on my state and things like that which were present in my DAF. So mocks hold very significant, I'd say, role in when you're giving an interview. नाउ आई ऑलरेडी डिस्कस्ड द बुक लिस्ट. मेंस के लिए मेरे पास कोई स्पेसिफिक बुक लिस्ट नहीं थी, इसलिए मैंने स्पेसिफिक 1 2 3 करके आपको रिसोर्सेज नहीं बता पाई हूं मैं. आई टुक इट फ्रॉम वेरियस सोर्सेज और उन्हीं से मैंने अपनी ही नोट्स बनाई है. लेकिन मेंस की नोट्स का सबसे बड़ा फाउंडेशन वाज माय टेस्ट सीरीज के आंसर्स एंड उसमें जो वैल्यू एडिशन था थ्रू मॉडल आंसर्स. इसमें आई लाइक टू टेक अ स्पेशल मेंशन ऑफ द आईएएस मेंटोर सर्कल का जो चेतक प्रोग्राम था, उसके मॉडल आंसर्स वर फिनोमिनल. They were right to the point. They included examples as well as arguments in a very concise fashion. क्योंकि 150 वर्ड्स में या 250 वर्ड्स में आप बहुत इलेबोरेट नहीं कर सकते हैं, तो वो जो कंसाइज आंसर्स आपके चाहिए वो इमुलेट हो रहे थे इन द मॉडल आंसर्स गिवन बाय चेतक प्रोग्राम. सो थैंक यू वेरी मच. अब कोचिंग वर्सेस सेल्फ स्टडी की अगर मैं बात करूं तो मैंने कोचिंग फाउंडेशन दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज में ली थी फॉर पीरियड ऑफ 6-7 मंथ्स, क्योंकि उसके बाद कोविड हिट एंड सो आई कुड नॉट कंप्लीट माय फाउंडेशन. After that, I have majorly focused on self-study and mentorship. I would like to take two specific names here. SOMP by Puneet sir is a channel on Telegram who first I connected with for my mentorship in my initial attempt of 2020 itself. Through SOMP, I connected with Utkarsh sir. Now, Utkarsh sir has been my significant mentor during these 5 long years and I cannot emphasize enough कि mentor होना कितना जरूरी है. mentor के साथ ही आप वो गाइडेंस ले सकते हैं. मेंटोर ही आपकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को पर्सनली आइडेंटिफाई और अंडरस्टैंड कर सकता है कि क्या आपकी वीकनेसेस है, क्या आपकी स्ट्रेंथ्स है, कहाँ पे आपको इंप्रूव करना है और कहाँ पे आप ठीक जा रहे हैं. All of these words of motivation, encouragement as well as rectification can only be done by one single mentor that you have. So to all the new aspirants, please, if you can find a genuine good mentor, please keep them close and have a mentor in your journey. It helps significantly. And I would like to take this opportunity to thank Utkarsh sir specially कि सर आपने मुझे जितना गाइड किया है और जितनी मेरी जर्नी में आपने कंट्रीब्यूट किया है उतना कोई नहीं कर सकता है. सो थैंक यू वेरी मच. Secondly, I'd like to mention that social mentor group on Telegram with Priya ma'am as the mentor. She was a very significant, she played a very significant role in my sociology preparation in the years of 2021, 23 and 24. All the time I have written answers with the social mentor group. The social mentor channel has been very instrumental in my preparation and thank you Priya ma'am for always being just a call away and addressing all my doubts for my doubts in sociology. Now some tips for the upcoming prelims giving students. Tips would be very cliched but very important. One, please do not consume any new resources now. Keep your resources very limited, and if you have a plethora, please, it's time to consolidate. Prelims is only a few days away, I think. So please consolidate your notes. Do not go for any new resource in this time. Thirdly, जो करंट अफेयर्स, स्टैटिक को प्लीज इग्नोर ना करें. जो करंट अफेयर्स हैं उसकी नोट्स बहुत कंसोलिडेटेड रखें और उसको स्टैटिक के साथ प्लीज इंटीग्रेट करने की कोशिश करें जहां भी आप कर सकते हैं. फिफ्थ, जब आप प्रीलिम्स के एग्जाम हॉल में जाएं, प्लीज प्रेजेंस ऑफ माइंड लेके जाएं, बहुत काम होके जाएं, कॉन्फिडेंस लेके जाएं कि आपने जो पढ़ा है अच्छा पढ़ा है और आपको सब कुछ याद है और उसमें से आप डेफिनेटली आपके आंसर्स डिराइव कर पाएंगे. प्लीज सेल्फ डाउट में ना जाएं जब भी आप प्रीलिम्स के एग्जाम देने जा रहे हैं. And apart from that, prelims is one very important stage in your entire journey of this. So उसे lightly ना दें. अगर कोई अपना पहला अटेम्प्ट दे रहा है, प्लीज अटेम्प्ट दे देता हूं ऐसे प्लीज ना दीजिए. इन अटेम्प्ट्स को बहुत सीरियसली लीजिए. बहुत लिमिटेड अटेम्प्ट्स होते हैं आपके पास, सो प्लीज डू इट विद ऑल सीरियसनेस. एंड मोटिवेशन में आपने बहुत सुना होगा हमेशा कि ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस. एक्चुअली प्लीज ट्रस्ट द प्रोसेस. द प्रोसेस इज अ वेरी लॉन्ग वन बट अ वेरी यूनिक वन. ऐसा यूपीएससी जैसा जर्नी आपको कोई और एग्जामिनेशन, कोई और करियर पाथ नहीं दे सकता है, अकॉर्डिंग टू माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग दैट आई हैव. UPSC gives you that character building, that maturity from the naive aspirants that you are at the age of 20 or 21 to the mature individual that you are going to shape into and the responsibility that you are going to take on as a civil servant in the future.
So that was all from my side. That was all I could share as a part of my journey. All of which that I've said, प्लीज टेक ऑल ऑफ इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. मैं कोई भी ऐसी श्योर शॉर्ट स्ट्रैटेजी नहीं दे रही हूँ इसमें. मैं बस अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने पर्सनल रिसोर्सेज, पर्सनल बुक लिस्ट बता रही हूँ. That cannot be copied or that cannot be step by step emulated to get this result. ऐसा मैं बिल्कुल क्लेम नहीं करती हूँ. So please analyze yourself, your own strengths and weaknesses, your skills and capabilities, and formulate a routine and formulate a strategy according to yourself. Thank you very much, and all the very, very best to all the aspirants out there who are going to give their prelims in 2025.